है ना, उनको माना जाता है कि आउटडेटेड हो गया। हम में से कुछ लोग यहाँ पर इस एरा के अंदर हम रहे हैं, तो इसके बारे में मैं और डिटेल में बोलूंगा। उसके बाद आई जनरेशन वाई मिलेनियम, जहां पर ज्यादातर लोग मिलेनियम्स यानी जो 81 से 94 के दरमियान में पैदा हुए, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आए जनरेशन जेड जूमर्स, इसको कहते हैं जेन जी। आप अक्सर सुन रहे होंगे जेन जी हैं ये लोग। और फिर उसके बाद आई जनरेशन अल्फा, जिनको पढ़ाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और जो बहुत ही मुश्किल का। अब इसके बाद जो आएगा वो बीटा आएगा। बीटा का तो आप तस्वीर भी नहीं कर सकते, मैं आगे जाकर उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो अब एक एक को थोड़ा मुख्तसर से हम टच करते हुए चलेंगे इस एवोल्यूशनरी लाइन से। तो जो पहले थे बूमर्स, वो दौर एकदम बेसिक वाला दौर था, है ना। किसी को अगर साइकिल चलाना आ गया तो वो अपने आप को तोप समझता था कि मुझे बाइसिकल चलाना आता है। और जो बाइसिकल चलाना जानता था उसको उसके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब्स मिलते थे, पोस्ट ऑफिस वाले जॉब, इंफॉर्मेशन वाले जॉब, लाने पहुंचाने वाले जॉब लोग बाइसिकल्स पर जाकर करते थे। किसी के घर के सामने बाइसिकल अगर रखी है तो आदमी को जो है बहुत ही रिच माना जाता कि भाई इनके पास बाइसिकल। सेलिब्रेशन होती थी अगर कोई एक बाइसिकल खरीद लिया फैमिली में या पूरे गांव के बीच में रखकर सबको उसके बारे में एक्सप्लेन करता, एक एक पार्ट को क्या कहते हैं खुशी खुशी से बताता था। ये वो दौर था। धीरे धीरे एवोल्यूशन आया, रेडियोज आ गए। फिर जैसे रेडियोज आए टेक्नोलॉजी बदलने लगी, लोगों को दूसरी दुनिया की इंफॉर्मेशन सीधे सीधे मिलने लगी। वो दौर हट गया जहां बाहर गांव से कोई आदमी आता तो गांव के बीच के बड़े पेड़ के पास जो चबूतरा होता वहां बैठ जाता और दूसरे सब लोग जमा हो जाते, बताओ वहां मौसम कैसे चल रहा है, वहां बारिशें हो रही है क्या, वो कौन से खेत में कौन से बीज डालते हैं, ऐसे होता था। लेकिन जब रेडियो आ गया तो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिलने लगी। जैसे न्यूज का टाइम होता, हम में से कई लोग देखे होंगे 7 बज रहे 6 बज रहे न्यूज आने वाली है, सब रेडियो के तरफ आकर बैठ जाते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले भी आकर बैठ जाते हैं सिर्फ रेडियो सुनने की बस। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ग्रोथ है, इसके पीछे ये टेक्नोलॉजी का असर होता हुआ है। अब उसके बाद आई जनरेशन एक्स, हमें से कुछ लोग यहां पर हैं, क्योंकि अगर टाइपराइटिंग सीखता तो उसको बहुत बड़ा माना जाता। अरे भाई आपने लोअर भी कर लिया, आपने हायर भी कर लिया, और एक होता था स्टेनोग्राफी। कितने लोग सुने स्टेनोग्राफी के बारे में, हाथ उठाइएगा। स्टेनोग्राफी, राइट, मुख्तसर से हाथ हम देखने को यहां पर देखने को। लेकिन उस वक्त ये कोर्स को बहुत अहम तरीन कोर्स माना जाता था। स्टेनोग्राफी एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें ऐसे बस लकीरें डालते हैं, जो भी बंदा स्पीच दे रहा है बोल रहा है उसको डायरेक्ट उसको हम कोड करते थे पेपर पे, फिर बाद में उसको ट्रांसक्रिप्ट बनाते थे उसकी दूसरी, फिर उसको फिर अखबारों के लिए भेजते थे या न्यूज के लिए भेजते थे। तो कोई मिनिस्टर अगर 1.5 घंटा स्पीच दे रहा है तो 1.5 घंटे सिर्फ लकीरें मारते रहेंगे। एक लकीर का मतलब एक वर्ड होता है, तो मुख्तलिफ किस्म की लकीरें मारते चले जाते। अगर आज कोई ये काम कर रहा है तो उसको बेवकूफ माना जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें तब्दील कर दिया। हम आउटडेटेड रह गए, हम बासी रह गए थे। टीचर्स के अंदर भी इसी तरह से नॉलेज को अप्रेस करना बहुत जरूरी, वरना फिर हम भी बासी टीचर कहलाएं, और बासी टीचर का सिस्टम में कोई जरूरत नहीं, उसको निकाल फेंक दिया जाए। हमें ताजा टीचर बनना है, तो ताजा टीचर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वक्त की जरूरत है उसको धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही सीखते रहना पड़ेगा। आज अगर कहीं स्पीच हो रही है, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई मेरी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये क्या होता है कि बस एक फोन निकाला, एक बटन दबा के रख दिए, वो अपने आप आवाज को अल्फाज में तब्दील भी कर देगा, और उसको बोलेंगे कि न्यूज़पेपर के हिसाब से कर दे भाई, तो न्यूज़पेपर के हिसाब से भी कर देगा और प्रिंट भी दे देगा। कितना आसान हो गया। तो एक दौर था कि किसी अखबार में अगर काम करना है तो 15-20 लोग काम करते थे। हमारे हैदराबाद शहर में एक अखबार चलता है जिसका नाम है रहनुमाए दक्कन, उसमें सिर्फ 4 लोग काम करते हैं, जरूरत ही नहीं रही। मशीन्स इंसान की पोस्टों पर कब्जा करने लग गए। अगर आप दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर देखेंगे जो महज छोटे छोटे कैलकुलेशंस करता था, सिर्फ कैलकुलेटर का काम करता था, उतने कंप्यूटर को रखने के लिए अगर जगह चाहिए तो इतना बड़ा हॉल चाहिए।
वैसा था, जिसकी मेमोरी फ्यू एमबीज में हुआ करती थी। एमबी जितनी मेमोरी एक तस्वीर लेती उतनी उसकी मेमोरी। आज हमारे बेसिक सेलफोन भी 128 जीबी के हो जाते हैं। अगर इतना बड़ा कंप्यूटर उस दौर में बनाना होता तो शायद ये काउंट ना लग जाता। तो धीरे धीरे फिर कैमरास आ गए, फोटो कैमरास आ गए, जिसमें रोल डाली जाती थी, आपको याद है, उसको फिर घुमाते थे, राइट, तो फिर दूसरी फोटो क्लिक होती थी, फिर घुमाते थे, फिर दूसरी फोटो क्लिक होती थी। और एक शादी में फोटोज ले लिए, सपोज कई लोग मेरी बात से जुड़ रहे होंगे, एक शादी में अगर फोटोज ले लिए तो वो रोल को पहले डेवलप कराना पड़ता था, उसको नेगेटिव बनते थे, वो नेगेटिव के बाद फिर उसको लाइट वगैरह डालकर उसकी प्रिंट लेते थे, और प्रिंट लेने के बाद पता चलता था अरे इसमें तो दुल्हन की आंखें ही बंद है, अब क्या फिर से शादी करवाएंगे? नहीं। तो आज हमारे पास में इतना सिंपल सा डिवाइस है, सेकंड में पता चल जा रहा है कि किसकी आंख बंद है, किसने स्माइल ली नहीं ली, सेकंड्स के अंदर, राइट। अगर आज के दौर में कोई वो रील वाला कैमरा लेकर आ जाए तो लोग उसको ऐसे देखेंगे क्या कर रहा है, ठीक है। तो वैसे जैसे फिर उसके बाद टेलीविजन आ गया, जैसे टेलीविजन आ गया तो जो सुनते थे वो देखने लग गए, राइट। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही है, कहीं सैलाब आया है, कहीं मिनिस्टर आ रहा है, किसी का देहांत हो गया, कहीं पर कोई बन गया है, तो वो सब लाइव जब मिलने लग गया तो लोगों के अंदर फिर उसके हिसाब से तैयारी होने लग गई और तालीम भी उसके हिसाब से जुड़ने लग गई। ये जनरेशन जो है ना, ये अभी अगर मैं लेकर चलूं तो मान लीजिए कि हम फेसबुक वाले हैं, ये फेसबुक वाले जो लोग हैं इनको फेसबुक पसंद आता है, इनको यूट्यूब पसंद आता है, इसके अलावा कोई और ऐप अगर आप बोल दो तो थोड़ा सा हमें हमारे कंफर्ट जोन के बाहर वाली चीज लगेगी। आज भी हम में से कई हैं अगर फोन में कुछ इश्यू हो गया तो बोला कि बेटा जरा इधर आना, थोड़ा देख क्या हुआ है, काम नहीं कर रहा, वो टक 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 करेगा, अरे इसमें तो आपने बटन ही ऑफ करके रखा है, तो भी हो गया। हम ये नहीं जानेंगे कि मैंने कौन सा बटन ऑफ कर रखा था, हम ये देखेंगे हाँ हो गया, होगा ठीक है दे दो। तो हमारा जो कंफर्ट जोन है, हमारा जो दायरा हमसे बाहर नहीं आए, राइट। अब यहां से तकलीफें शुरू होती है क्योंकि हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन के अंदर रख लेते हैं, तो वहां से फिर सीखने वाले जो मामले होते हैं, सिखाने वाले मामले होते हैं, हमारे तरीके कार से होते हैं चॉक एंड टॉक, बस हम ये कर सकेंगे, आप इतने सारी चीजें हमारे ऊपर मत डाल दो, हमें परेशानी होगी, ये सब टेक्नोलॉजी हमें नहीं भाएगी। लेकिन हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो कुछ और है ना, उसको वो तरीका नहीं भाता जो आप कर रहे हो। If I don't understand the way you teach, then please teach me the way I understand. जिस तरीके से आपको, अगर मैं नहीं समझता जिस तरीके से आप मुझे पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो तरीके से पढ़ाओ जिस तरीके से मैं समझ सकता हूं। दोनों ही सूरतों में टीचर जिम्मेदार है। मेरी क्लास में बच्चे नहीं पढ़ते, मेरी क्लास में शरारत करते रहते हैं, हम दुनिया भर के ठप्पे उनके ऊपर मारेंगे, नहीं। A teacher cannot be a sage on the stage. एक मौलाना है, बड़ा सा स्टेज बना दिया गया है, वहां पर चेयर के ऊपर बैठे हैं, सामने सब वो लोग बैठे हुए हैं और अपना बयान दे रहे हैं, रुला रहे हैं, हंसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी है मैं बोलूंगा, मैं बताऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, आपसे सुनो। ये उस दौर की पढ़ाई थी जिस दौर में ब्रिटिशर्स रूल करते थे, क्योंकि उनको गुलामों की जरूरत थी, ओबीडियंसी की जरूरत थी, उनको ज्यादा दिमाग वाले नहीं चाहिए, हम जो हुक्म दे सिर्फ वही करो, राइट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में मेरा एक छोटा सा रिसर्च हुआ था, मैंने वहां पर देखा ऐसे कॉलेजेस जो ईसा इस्लाम के दौर के हैं और वहां पर हल्के वाला सिस्टम है, हर बच्चा एक दूसरे का चेहरा देख सकता है, टीचर सबका चेहरा देख सकता है, वो तालीम जैसे असुफा के चबूतरे पर होती थी। और वही ब्रिटिशर्स जब हमारे यहां आए, उन्होंने हमारे इस सिस्टम को तोड़ा। हमारे यहां भी होता था, ऋषि मुनि के कुटीर में ऐसा होता था, उलमा अकराम के पास में हल्के लगते थे, उन्होंने ये सिस्टम तोड़ा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बोलने वाला हमें मिल जाए, वो उनको सिर्फ सुनने वाला चाहिए था। तो उन्होंने ये वाला सिस्टम बना दिया कि एक ही पीठ के पीछे एक को बिठा दो, इनका आपस में इंटरेक्शन ना हो, मैं जो बोलूंगा वही सही है। तो अब सिस्टम स्विच होता है। फिर आजकल का बच्चा बर्दाश्त करेगा आप बोलने पर, वो फट से जवाब देगा, वो आप ही को सुधारने की कोशिश करेगा। तो अब हम आ गए गाइड ऑन द साइड वाले मामले पर। एक टीचर एक फैसिलिटेटर बनकर रह गया कि बेटे आप ये कर रहे हो, अच्छा ठीक है, ओके डू इट, आपने ये किया, ये वाला सिस्टम हमको चाहिए कि टीचर हमेशा गाइड बनकर उसके बाजू में रहे, क्योंकि हर बच्चे के इल्म को सीखने की जो स्पीड होती है, लेवल होता है, मुख्तलिफ होता है, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं रह सकते।
और हम सभी को एक साथ बिठा के एक ही स्पीड से बोलते चले जाएंगे तो उनको मैच नहीं करेगा। एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे, आप एक चैरियट चला रहे हो 30 बच्चों का, 30 घोड़े वाला रथ आप चला रहे हो, 30 घोड़े वाला, और सारे 30 घोड़ों की लगाम आपके हाथ में है, आप चैरियटर हो। तो जब तक ये 30 घोड़ों को एक दिशा नहीं दोगे ये सफर आगे नहीं जाएगा। 2-4 इधर छूट जाएंगे, 2-4 उधर निकल जाएंगे, फिर आपकी स्पीड में कमी आ जाएगी। जो बच्चा खुदादाद सलाहियत रखता था वही पास होकर निकल जाएगा, अच्छे मार्क्स ला लेगा, फिर आपका कमाल कहां से आ गया। तो बच्चों के हिसाब से हमको स्किल जनरेशन करनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स आ गए, प्राइवेट स्कूल्स आ गए, एक सिस्टम बनकर आ गया, और फिर आ गया कंप्यूटर। जैसे ही कंप्यूटर आ गया बच्चों की तालीम को हासिल करने की स्पीड में फर्क आ गया। अब वो काफी रफ्तार से निकलने लग गए, इनके साथ टेक्नोलॉजी डेवलप होने लग गई। इसके साथ क्या हो गया, जो लोग पहले एनालॉजिकली काम करते थे, हाथ से मैन्युअली सीखना करना, चॉक एंड टॉक जैसे मेथड होते थे, वो सब डिजिटलाइज होने लग गए। स्क्रीन्स आ गए क्लासरूम्स के अंदर। अब जो पढ़ाया जा रहा था वो दिखाया जा रहा था। इस दौर से शुरुआत हो गई। हम ऐसे उस्तादों के सामने बैठे थे जहां पर 1.5 घंटा 2-2 घंटे अगर कोई उस्ताद तालीम दे रहा था, हम बड़ी आसानी से बैठकर उन्हें सुनते है ना। ये दौर चलता था। उसके बाद जो दौर आ गया वो दौर था जूमर्स का, जेन जी, जनरेशन Z। अब ये वो बच्चे थे जो 1.5 घंटा नहीं बैठ सकते। यहां पर कई हैं जो इस एज के दरमियान में पैदा हुए। 40 मिनट की क्लास इनसे हो सकती थी, 40 मिनट्स दे कैन लिसन। ये यूट्यूब का कोई भी वीडियो आधा घंटा 20 मिनट का ये देख सकते थे, है ना। इसी दौर में म्यूजिक चैनल्स ये वो भी डेवलप हुआ। तो लोगों को तालीम के लिए मुख्तलिफ अंदाज से राइम्स, पोम्स ये वो देखकर तरानों के जरिए से भी उनकी इस्लाह करना स्टार्ट हो गया। तो इसी दौर के अंदर साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी चलती चली गई। इंडिविजुअल स्क्रीन बच्चों के हाथ में आ गए, टैब्स आ गए, सेलफोन्स आ गए। तो बच्चे को अपनी स्पीड से पढ़ने का मौका मिल गया कि मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उसे रोकूंगा, फिर दोबारा सुनूंगा। क्लासरूम टीचिंग में ये नहीं मिल रहा था, तो बच्चों का ध्यान इस तरफ आने लग गया और बच्चे डिजिटलाइजेशन के एरा के अंदर आ चुके थे। अब ये जो बच्चे हैं जो इस दरमियान में पैदा हुए हैं, इनको अगर इनसे पहले वाले जनरेशन Y अगर बात कर रहा है, जैसे मैं हूं और आप हैं, तो बात समझ में आती है। अगर मुझसे पहले वाले किसी को ला ले जो 1965 वाला था, इनको पढ़ाने के लिए कहें तो नहीं मैच कर पाते। और यही प्रॉब्लम आ गया इसके बाद की जनरेशन के पास। अगर इनको पढ़ाने की बात आएगी, अब जो जनरेशन आ रही है 2011 के बाद जो पैदा हो गया, इनको पढ़ाने के लिए इवन अगर आप मुझे भी ला लें, मिलेनियम्स वालों को ला लें, तो बहुत टफ काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके घर में 3 जनरेशन, दादा है, वालिद है और बच्चे हैं। वालिद की बात बच्चों तक पहुंच पाएगी। दादा जिस अंदाज में इन बच्चों को समझाने जा रहा है, छोड़ो जी, आप हमेशा ऐसे बोलते थे कि क्योंकि जो एग्जाम्पल दादा दे रहा है बच्चों को, वो एग्जाम्पल बच्चों के पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। अक्सर हम कहते कि बेटे हमारे दौर में हम 15 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ते थे, तुम्हारे घर के सामने ऑटो आ रहा है, लेने के लिए गाड़ी आ रही है। ये एग्जाम्पल्स उनको नहीं चाहिए, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं सुन के। अरे कब तक यही सुनाते रहोगे, है ना, क्योंकि वो इस माहौल में प्रेजेंट एरा में ढल चुके हैं। अगर आप ये कहोगे कि हमारे यहाँ बैल की बंडी हुआ करती थी, उस बंडी को हम सजा धजा कर उसमें हम दावत के लिए निकलते, तो यहाँ से हमारे उस गांव को जाना होता था तो हम 3 दिन सफर करते थे, हम टिफिन बांध लेके जाते थे। वो लोग बोलेंगे कि भाई ये मेरे कहीं पे भी काम का नहीं है, आप जितना भी कह रहे हो, क्योंकि उनके अंदर अब फास्ट फ्यूरियस कार्स आ चुकी हैं, वो जरी देर में आप पहुंच जाते हैं, प्लेन्स हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बाद की जो जनरेशन है, वालिद अगर कोई बच्चे को फिर समझा रहा है तो उसके एग्जाम्पल्स फिर भी वहां तक आ जाते हैं। तो X, Y एंड Z को अगर मैं देखूं तो X वाला Z को नहीं पढ़ा सक रहा है,
फिर भी y वाला z को पढ़ा सक रहा है। अगर टीचर्स क्लासरूम में आउटडेटेड एग्जाम्पल्स देकर पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं सुनेंगे। इवन आप ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ाओ, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, दे डोंट लाइक इट, है ना। तो हमारी जो जनरेशन हो गई वो दूरदर्शन हो गई। उस दौर की दूरदर्शन जो मुख्तलिफ एक टाइम के लिए आती थी, उतनी दौर में खुलती थी, टीवी फिर बंद हो जाती थी, 24 घंटे कोई चैनल नहीं रहता था। वो खुलने का इंतजार करते थे, कलर कलर के पहले पट्टे आएंगे स्क्रीन के ऊपर, हम इंतजार करेंगे अभी नहीं खुला है, अभी नहीं खुला है। फिर उसके बाद एक गोल सा अंडा आएगा, वो गोल गोल घूमेंगे, फिर ऐसे दूरदर्शन बोलकर आएगा, है ना। उसके बाद फिर खेती बाड़ी का प्रोग्राम आएगा पहले, फिर माँ बच्चा प्रोग्राम आएगा, फिर उसके बाद एक न्यूज आएगी, फिर उसके बाद एक ड्रामा आ जाएगा। क्या ये बच्चे बर्दाश्त करें? अरे भाई, इनको इनके फेवरेट प्रोग्राम है जो शौक से देख रहा है, एक ऐड भी अगर आ जाए ना तो 5 चैनल ऊपर जाएगा, रिमोट से 5 चैनल नीचे जाके फिर आके ठहर जाएगा। उतना सब्र नहीं है, they don't have that much of patience। तो फिर मैं जो पढ़ा रहा हूं कहां से सीखेगा? हमारा अटेंशन स्पैन 40-40 मिनट का हुआ करता था। अब जो जनरेशन है इनका अटेंशन स्पैन कितना रहेगा अंदाजा? 15 to 20 लास्ट। 15 to 20। कोविड से पहले फिर भी ये ठीक था। अब जो अटेंशन स्पैन है वो 6.2 का है, 6 मिनट 2 सेकंड, खत्म। यानी अगर मैं 40 मिनट का लेसन प्लान बना के इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो वो बच्चा 6 मिनट ही मेरे साथ में है, उसके बाद ही इन समवेयर लॉस्ट वर्ल्ड में है, वो तारे जमीन पर वाला बच्चा बन जाएगा कि बेटा तो यहां है, जहन कहीं और है, क्योंकि उसकी स्पीड अलग रहेगी। तो इसके लिए मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपका स्टूडेंट आपके सामने है, उसकी स्पीड जबरदस्त है पढ़ने की, और आप पिछले वाली जनरेशन के हिसाब से पढ़ा रहे हो। वो बोर्ड पे आपको एक डायग्राम उतारने तक का भी टाइम नहीं देगा। कई टीचर से फेस करते हैं, हम सर बोर्ड के ऊपर लिख रहे थे तो पीछे लड़ाई कर दी। वो क्यों उतना देर लिखते हैं? आप कह रहे हो बच्चे का टाइम खराब हो रहा है, वो नहीं सब्र कर सकता। आप अच्छा सा फिगर उतारते होंगे, वो नहीं सब्र कर सकता। वो चाहेगा कि आप एक रोल लाओ, चार्ट लाओ, वहां लगा दो, या एक स्क्रीन में वो फिगर डाल दो, वो मुझे और अच्छा समझ में आता है। आप क्यों उतारते बैठते हो एक 2D डायग्राम? यहाँ पे मुझे 3D मिल रहा है। तो अगर आपका स्टूडेंट फास्ट है, सुपर है, और मान लीजिए वो आपकी क्लास का सचिन तेंदुलकर है, यानी उसको ऐसे ऐसे बॉल्स चाहिए कि वो ऐसे जा रहा है, यॉर्कर आ रहा है, इधर घुस रहा है, उधर जा रहा है, बहुत परेशान हो जाए, वैसे वैसे बॉल्स उसको चाहिए। और आप बॉल कैसे डाल रहे हो? ये लो बेटे खेलो, ये लो बेटे खेलो। वो एक बार यूं करेगा, 2 बार यूं करेगा, उसके तो बेजार हो जाएगा कि उसकी वो स्पीड नहीं है जो स्पीड से आप उसको ले जाना चाह रहे हो, राइट। तो वो क्या करेगा? अब पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगा। ये आपकी क्लास के स्मार्ट बच्चे भी सताते हैं, और जब ज्यादा तकलीफ होती है जब ये बच्चे सताते हैं। अच्छे बच्चे जब सताते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती है, और इनको हम डांट देते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर मम्मी भाग के आ गई, इतने अच्छे बच्चे को आपने हाथ उठा दिया, राइट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, मस्जिद में एक बार ऐसा हुआ कि एक शख्स आया मस्जिद के अंदर, वो अपनी जरूरत से फारिग होकर हो गया, मस्जिद के अंदर गंदगी कर दी उसने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को रोका, बोले कि नहीं ठीक है, जाने दो। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मस्जिद के इमाम ने मस्जिद में थूका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डांट दिया, गलत कर दिया। उस शख्स के हिसाब से उसको जाने दिया, उसकी गलती बड़ी थी, और इसके हिसाब से उसको डांट दिया जबकि गलती छोटी थी। तो हमारे क्लासरूम के अंदर भी बच्चे अलग होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं खाली तो घूर के देख लो ना, ऐसे वो रोने लग जाएंगे, और कुछ ऐसे नहीं कि 4 हाथ लगा भी दो ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्माइल करता हुआ निकल जाएगा बाहर, है ना। तो अब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि जहां पे सचिन तेंदुलकर है, वहां पे आपके सामने एक छोटा सा बच्चा है जो प्लास्टिक वाली बैट पकड़कर खड़ा है, और आप उसको बुमराह जैसी बॉलिंग डाल रहे हो, ऐसे टफ इधर से उधर से बॉल जा रहा है, वो ऐसे ही खड़ा रहेगा, बॉल जाते रहेगा, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, जो आप पढ़ा रहे हो उसको ऊपर से जा रहा है। तो ये दोनों को मैच करने का जो गैप है, वो गैप टेक्नोलॉजी देती है। हर बच्चे को वो घोड़ों की लगाम की तरह बांध कर रखेगी आपके पास, और उसकी स्पीड से वो पढ़ सके। ये बच्चे दूसरी दुनिया के बच्चे हैं, जनरेशन अल्फा। इनको ऑग्यूमेंटेड रियलिटी चाहिए कि आप कैटरपिलर के बारे में पढ़ा रहे हो, उसको कैटरपिलर हाथ में चलता हुआ दिखाई देना चाहिए।
वो वीआर पहनेगा, वीआर के जरिए से अपने सामने चीजों को होती भी देखेगा। प्लैनेट्स उसके सामने घूम रहे हैं, वो एक एक प्लैनेट को छुएगा, फिर वो प्लैनेट खुलेगा कि यूरेनस है, यूरेनस की ये खास बातें हैं, फिर दूसरे प्लैनेट को छुएगा, ऐसे देखेगा। उसको सब सामने होता हुआ चाहिए, उसको 3D होलोग्राफिक स्टडीज चाहिए। ये दौर चल रहा है, ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। क्लासरूम्स के अंदर रोबोट्स आ चुके हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 3D होलोग्राम्स आ चुके हैं। अगर कोई बेहतरीन प्रोफेसर है, मान लीजिए वो प्रोफेसर जो है कहीं लंदन में बैठा हुआ है, उसके अतराफ में 4 कैमरे लगा देते हैं, वो उसका एक 3D होलोग्राम बना देते हैं। जैसे मैं आपके सामने दिख रहा हूं, लेकिन मैं हूं नहीं, मान लीजिए मैं दिख रहा हूं और मैं आपसे आई कांटेक्ट भी बना रहा हूं। और इस वीडियो को, इस लाइव प्रेजेंटेशन को दुनिया के सारे यूनिवर्सिटीज में देखा जा रहा है। हर जगह मान लीजिए एमबीए करने वाले बच्चे बैठे हुए, कहीं 100 कहीं 200, ऐसा एक साथ 40 मुख्तलिफ मुल्कों में यूनिवर्सिटीज में ये इसी आदमी को सामने खड़ा रहकर देख रहे हैं लोग। टेक्नोलॉजी टीचर को नहीं हटा सकती, राइट? लेकिन अगर कोई टीचर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ नहीं रहा है तो फिर वो हट जाए। थोड़ी थोड़ी सही, बेबी स्टेप ही सही, हमको सीखना है और हमको आगे बढ़ना। ये जो एरा है, ये जो दौर है, अभी स्कूल्स इस पर आ चुके हैं। हमारे शहर में कई स्कूल्स हैं जहां पर बुक्स, बैग वगैरह कुछ नहीं होता। बच्चे को एक मैकबुक दी जाती है, छोटा सा लैपटॉप, वो आएगा, अपनी जगह बैठेगा और जो टेबल के पास एक पावर्ड कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन होगा उसको लगा देगा। उसके सारे नोट्स उसी में, उसके वीडियोस, प्रेजेंटेशन सब उसी में। मैं आज से 18-20 साल पहले अमेरिका में ऐसे एग्जाम्स ले चुका हूं जहां पर कोई क्वेश्चन पेपर, पेन पेपर वगैरह नहीं, ओपन बुक सिस्टम कह लीजिए। बच्चे के पास जो सवालात आते हैं वो बच्चा सारे बुक्स उसके सामने रख दिए जाते हैं। वो एक दिन पहले बोल देता है कि मुझे ये किताबें चाहिए, वो सारी किताबें उसके लिए बुक टेबल पर रखी हुई। वो बोलेगा कि मुझे इंटरनेट वाला लैपटॉप वगैरह भी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, उसको भी उसके सामने रखा जाता है। कोई टाइम बॉन्ड नहीं, आज कर ले, कल कर ले, परसों कर ले, जितने भी दिन वो चाहे तो लिख सकता है एग्जाम। और ये क्वेश्चंस में जो है ना, ये व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, ये नहीं दिए जाते। ये जो है ना, ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हाउ, व्हाई, ऐसे दिए जाते हैं। कनेक्टिविटी इसमें आ जाए, एप्लीकेशन जहां पे आ जाए। और पढ़ाया भी वैसे ही जाता था, प्रैक्टिकली। जो क्लास में लेता था, अगर उसमें बच्चा मान लीजिए जियोलॉजी पढ़ रहा है तो उसके पास एक जियोलॉजी की किट होती, वो अपने सिस्टम पे आके बैठेगा, वो हेडफोन लगा लेगा, वो डब्बा खोलेगा, उसमें से मुख्तलिफ सामान निकालेगा, कंप्यूटर जैसे जैसे बोलेगा वो करता जाएगा और वो खुद सीखेगा कि ये मिट्टी को कैसे टेस्ट किया जाता है, ये हीरे को कैसे परखा जाता है, ये हीरा है या नहीं कैसे पता लगेगा। वो मुख्तलिफ टेस्ट करेगा, अपने रिजल्ट वहां डालेगा, डब्बे को पैक करेगा, घर चला जाएगा। और अगर क्लास में 9-10 बच्चे बैठे हुए तो 10 बच्चे मुख्तलिफ टॉपिक पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। किसी का हो गया, किसी का चल रहा है, कोई आगे पढ़ेगा, चलते रहे। लेकिन हर 6 महीने में हम एक क्लास पढ़ाते थे। मुझे ऐसे बच्चे दिए जाते थे कि जिनकी उम्र ज्यादा और क्लास कम, तो एक साल में हम आसानी से 2 क्लास का उसको पढ़ा ले सकते थे इस टेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे होम स्कूलिंग वगैरह में होता है, बच्चे की स्पीड के हिसाब से उसको पढ़ाया। तो ये आ गया उसके बाद वाला दौर। और बच्चे जो है ना, यहाँ पे बहुत ही एआई ड्रिवन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दीवाने होते हैं। हर चीज को उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड करना है, टेक्नोलॉजिकली सैवी भी है। घर में मुख्तलिफ चीजें होती हैं, एलेक्सा फैन ऑन करो, एलेक्सा फैन ऑफ करो, ऐसे काम कॉल उठकर वहां जाएगा और खटका बंद करेगा, है ना। घर में पोछा लगाने वाली झाड़ू आ गई, अपने आप मशीन निकलती है, पूरा पोछा लगाती है, सफाई करती है, फिर जाके अपने जगह बैठ जाती है। बैटरी कम होगी तो फिर जाकर बैठ जाती है, फिर चार्ज होती है, फिर आ जाती है। इस किस्म के दौर के बच्चे हैं। आने वाला दौर और भी इनके लिए इसी तरह सहूलत बख्श हो जाएगा। जैसे मैं मिसाल दे रहा था कि हमारे घर में अगर गेहूं, आटा वगैरह घिसता रहता तो ये होता था कि इस किस्म वाली गेहूं को ही आप खरीद कर लाना। तो हम दुकान जाते थे, वो गेहूं लाते थे, उसको पानी में भिगाया जाता था, वालदाएं जो है उसको सफाई करती थी, फिर धूप में सुखाती थी। जब गेहूं सूख जाए तो फिर हमें एक बोरी में डालकर दिया जाता था। हम चक्की जाते थे गिरनी, वहां पर जाने का उसका आटा बनाया जाता था पीसने का, फिर वापस घर को आए, फिर उसको छन्नी करे, फिर उसमें से डब्बे में डाल कर रख के फिर आटा गूंदे और रोटी बनाए। अभी आपको आटा चाहिए तो क्या है, ब्लिंकिट, एक फोन लगाओ, 2 मिनट में आटे का पैकेट घर पे वो लाकर दे देगा। ये सब कहाँ का हेडेक होगा।
अरे मम्मी जी आप किस दौर में जी रही हो, ये 1 घंटा मैंने अगर बचा लिया तो मैं $1000 कमा लूंगा, ये आपके $10 के पैकेट के लिए मैं अपने $1000 छोड़ दूं। अब इस किस्म के बच्चे जब लॉजिकली आपसे बात करेंगे ना, आप उसका जवाब नहीं दे सकते। आप देखिए अक्सर टीचर्स गुस्से में आ जाते हैं, बच्चा जबकि सही होता है, उसके दौर के हिसाब से बराबर सही है। राइट, ये फोन को पहले जो है ना एक किस्म से ये क्या कहते हैं शो ऑफ कर रहे हो क्या, ऐसा वाला माना जाता था एक दौर में। अभी हमारी बेसिक जरूरत है, इसके बगैर बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा लाइट का बिल भी इसी से बना है, मैं इसे भाग नहीं सकता। एक अगर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आपको लिखना होता था तो हम वो 1000 बच्चों की लाइन में खड़े हुए रहते थे कि फॉर्म डालनी है भाई, कॉलेज में अर्जी देनी है, 3 घंटे के बाद हमारा नंबर आ रहा है, उतनी देर लाइन में हम ठहरते थे। अब आप सीधे यहां जाते हो, अपनी स्पीड के साथ फटफट फॉर्म भर करके सेंड कर देते हो, अमाउंट भी बन देते हो, सब हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी बेशक फायदे के लिए भी हमारे लिए आ रही है, लेकिन हम जो है ना उसके साथ साथ उसके नेगेटिव पहलू पर भी चले जाते हैं। इस चीज का भी मैं ध्यान रखना, इसके बारे में भी बोलूँ। तो मान लीजिए कि अगर एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ में आपकी बात को मैं समझाना चाहूंगा, इसे दूसरे पहलू पे बात करने में चाहूंगा। मान लीजिए कि कोई बंदा कनाडा में रहता है, कनाडा में, वो कनाडा का मुकामी है, वो कनाडा का रेसिडेंट है, और हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम यहाँ के मुकामी, हम यहाँ के रेसिडेंट हैं। अब मैं यहां से माइग्रेट होकर कनाडा जा रहा हूं, मैं इमिग्रेशन कर रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, तो मैं माइग्रेंट कहलाऊंगा और वो रेसिडेंट है। अब जब मैं यहां से वहां जाऊंगा तो कनाडा के तौर तरीकों के हिसाब से मुझे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, राइट। मैं वहां जाके उनको ये नहीं कह सकता कि भाई मैं हिंदुस्तान से आऊं तो मेरे जैसा जियो, बोल सकते हैं क्या हम? नहीं बोल पाएंगे, उनके हिसाब से हमको जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो अब ये भी वही मामला है, इस दौर में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो डिजिटल रेसिडेंट्स हैं, उनको हमीज बनाए, ये सब सहूलतें हमीज दी, उनके हाथ में फोन हमीज दी, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ था वो मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा था। वही बच्चा जब 7-8 साल का हो गया तो वो बच्चा जो है बदल गया अचानक, है ना, उसके हाथ में फोन छोड़ नहीं रहा है, वो डांट रहे उसको, बदमाश है तू, वैसे है तू, वैसे है, उसको बिगाड़े कौन? हमने उसमें सारे जरिए दिए तो उसने पैसा बना, और ये जरियों से आप उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि फिर ये पीछे हो जाएगा। क्योंकि कोविड के दौर में हमने देखा जब 2 साल ऑलमोस्ट स्कूल बंद रहे तो वो बच्चे जो जूम प्लेटफॉर्म जानते थे, वो बच्चे जो टीचमेंट प्लेटफॉर्म जानते थे, वो बच्चे जिनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद थी, उन्होंने पढ़ाई की, और उन्होंने पढ़ाई आम क्लासेस से बेहतर की। 8वीं का बच्चा 10वीं का एग्जाम लिख दिया, क्योंकि उसके हिसाब की स्पीड उसे मिल गई, उसके हिसाब से वीडियोस लेसन उसको मिल गए। और हमारे वो बच्चे जो उसके पास ना टेक्नोलॉजी थी ना ये प्लेटफॉर्म्स को जानते थे, वो घरों में बैठे पड़े रह गए, स्कूल के खुलने का इंतजार करते रहे, और हमारे टीचर्स ने भी वही किया। बहुत अफसोस की। जब ये सिचुएशन सामने मुझे अच्छी तरह से याद है, कर्नाटका ने डाइट के लेक्चरर्स को टीचमेंट का प्लेटफॉर्म मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि तो सीखना ही सीखना है। कि कभी ऐसा फिर से हालात अगर पैदा हो जाए तो हमारे टीचर साबित रहे। इसीलिए बीएड के अंदर देखिए बेसिक कंप्यूटर्स वगैरह सिखाया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाया जाता है बीएड के अंदर टीचर्स को। तो इस दौर के हिसाब से हमको चाहिए कि वो जो डिजिटल रेसिडेंट्स हैं, हमको उनके दायरे में दाखिल होना है। हम हमारे कंफर्टेबल दायरे में नहीं रह सकते। बच्चा जिस लैंग्वेज को सीख सकता है, बच्चा जिस बात को समझ सकता है, जिस एग्जाम्पल्स को समझ सकता है, हमको उसकी रफ्तार से उसी की मिसालें देते हुए सिखाना पड़ेगा, वरना आपकी क्लास गड़बड़ वाली बन जाएगी, वो नहीं सुनेंगे, आप फिर वही रोते रहोगे, सर या तो क्लास में अब्दुल रहमान रहेगा या फिर मैं रहूंगी। सर बोलेंगे अब्दुल रहमान रहेगा, आप जाइएगा। भाई उसी क्लास में एक दूसरा सर जाता है और अच्छा से पढ़ा किया जाता है, उनकी सुनते सर मेरी नहीं सुनते, क्योंकि वो जो है ना उनकी मेंटालिटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आप अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों के लेवल के अंदर आकर नहीं पढ़ा रहे, इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स आते हैं।
For the effective teaching in modern era, which begins with understanding today's learner, जब तक आपको ये समझ नहीं आ जाएगा कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, उनका माइंडसेट क्या है, तब तक आप उनके साथ मैच नहीं हो सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आते, सवाल पूछते, आप बोलते कल आ जाना, आप बोलते परसों आ जाना। आप कई दिन तक उनको लेसन नहीं देते, उनके बारे में जानते, उनको कितनी नॉलेज है, राइट। उसके बाद फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बात करते, जो जिस किस्म का माइंडसेट रखता है उसको उस हिसाब से समझाते, उसको वैसे मिसालें देते। इतना अच्छा हमारे सामने एग्जाम्पल है और हम चाह रहे हैं कि हम उससे दूर जाएं। 21st सेंचुरी स्किल्स इन द एरा ऑफ एआई जब बोलेंगे आप, ये चीजें यहाँ पे मिलेंगी। इसके अंदर वो चीजें भी हैं, लेकिन वहां वो एम्बेडेड है अंदर। जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं ना, वैसा ये छुपी हुई है। इसके अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्यूरियोसिटी है, इसके अंदर भी कम्युनिकेशन है, इसके अंदर भी कोलैबोरेशन है, और इसके अंदर भी देखिए साथ साथ में, ओके ठीक है। तो अब 21st सेंचुरी स्किल्स डेप्थ में आ गए, गहराई में आ गए। अगर कोई आपकी क्लास का बच्चा बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट करता है और आप कहते हो कि वेरी गुड बेटे, तुमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है, कल हम असेंबली के अंदर इस प्रोजेक्ट को सब बच्चों के सामने बताएंगे, बोलिए इसमें 1% भी गलती है क्या बात में? हम तो खुश हो जाते हैं ना कि भाई मुझे असेंबली के सामने बोलने का मौका दिया जा रहा है मेरे प्रोजेक्ट का। वो बोलेगा व्हाट, क्या बात कर रहे हो मैम, इसकी वीडियो निकालते हैं और इस वीडियो को सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, तो पूरी दुनिया के बच्चे देखेंगे, मैं क्यों 100-200 बच्चों के सामने बताऊं जब ये लाखों में बच्चे देख सकते हैं? तो समझ में बात, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो गलत। कोई लीडर नहीं था, हुकूमत की रात पूरी रातों रात 24 आवर्स के अंदर तहस नहस, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर ये इनकलाब लाने वाले लोग कौन थे? यही जेनजी था। इसीलिए उस इनकलाब का नाम भी जेनजी इनकलाब रखा गया, जेनजी रेवोल्यूशन। क्यों? उन्होंने जो हथियार इस्तेमाल किया वो सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया के जरिए से उन्होंने किया। और गवर्नमेंट ने क्या किया? फट से सोशल मीडिया को बंद कर दिया, इनकलाब और स्ट्रांग हो गया। उसके बाद क्या करें? नहीं भाई, ऐसा करने से लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया खोल दो। जैसे खुला, इनकलाब और बढ़ गया, इनके पास कोई रास्ता नहीं। तो ये डिजिटल वर्ल्ड एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए से आप जो है इन सबको अपने काबू में कर सकते हैं। जो जनरेशन का हम बढ़ाने वाले हैं, जनरेशन अल्फा जनरेशन है, ये बहुत सख्त काम है। हमको चाहिए कि हम इन बच्चों को समझें और इनकी स्पीड के हिसाब से टेक्नोलॉजी का बेहतरीन पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए हम इनको पढ़ाएं। ये पुराने वाले स्किल्स थे जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे, कि जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है ना। तो बच्चों के सामने ये एक रूह के लिए, एक ज़हन के लिए ग़िज़ा दी जाती थी। लेकिन अब जो चल रहा है वो ये वाला सिस्टम, आपको ये